बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एस्पारियंस, यकीनन आप खैरियत से होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपको पता है हमने जो लास्ट लेक्चर में चैप्टर 3 आगाज़ किया था उसमें हमने कहा कि जनाब मादा है उसकी कुछ हालतें हैं, ये गैस है, ये लिक्विड है, ये सॉलिड है। और आज हमने इंशाल्लाह उससे आगे स्टार्ट करना है, कुछ यूनिट्स पढ़ने हैं और उसके आगे हमने कुछ लॉ के बारे में जानना है कि लॉ क्या होता है और कौन से लॉज आज हमने पढ़ने हैं, अभी बताता हूँ। तो देखिए आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के यूनिट्स क्या होते हैं। उससे पहले कि मैं यूनिट्स बताऊं तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेशर क्या है। प्रेशर ये है कि मैं एक बड़े ज़ोर से यहाँ पे ऐसे फोर्स लगा रहा हूँ, मतलब ऐसे ज़ोर लगाया, ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स इस हिस्से पे लग रही है, ये मैं क्या लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ। मतलब ये मेरा हाथ है, मैं कहता हूँ जनाब ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कोई फोर्स लगाते हैं किसी एरिया के ऊपर उसे क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। लिहाजा प्रेशर इज़ द फोर्स अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया। ये जानबूझ के मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया ताकि आप फिजिक्स के रूल से भी प्रेशर की अच्छे तरीके से डेफिनेशन जानते हों। अच्छा ज़रा देखें, ज़रा गौर से सामने कि हमारे पास ये जो एक पिन है उसे मैं ऐसे मतलब दबाया जा रहा है, तो जितना एरिया थोड़ा होगा, मतलब नीचे वाली वैल्यू, अभी मैं फार्मूला भी बताता हूँ, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया मतलब एरिया नीचे आएगा तो नीचे वाली वैल्यू अगर जितनी छोटी होगी तो आंसर उतना बड़ा होता जाएगा। लिहाजा आप यूँ कहिए कि अगर ये जो हमारे पास ये देखें, ये सारी की सारी पेंसिल है, मैंने ऐसे रखी, अब इसे सारी की फोर्स लग रही है मेरे हाथ के ऊपर। अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक एरिया है, लिहाजा ये प्रेशर कम है किसकी निस्बत, अगर मैं इसी पेंसिल को ऐसे रख दूं, अब ये सारी की सारी की फोर्स जो है वो थोड़े एरिया पे लग रही है, तो अब ये प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा। लिहाजा प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। सामने एक एग्जांपल है आपके सामने कि फोर्स लग रही है और यकीन करें कि ये कमाल की तस्वीर है कि फोर्स दोनों तरफ से लग रही है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बहरहाल ये हमारे पास वैसे ही आपको पता है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं। आगे हम देखते हैं कि जो प्रेशर का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो सामने आपके एक डायग्राम है जो बोलती है, खुद तस्वीर बता रही है कि एरिया मैंने ले लिया, नीचे वो हमारे पास ये देखें लाइंस में, ये वाला, ये लाइंस में ये एक एरिया है, इस एरिया के ऊपर जितनी फोर्स लग रही है प्रीपेंडिकुलर टू द एरिया, एरिया से प्रीपेंडिकुलर। हाँ मैं बता दूं कि ये एक एरिया है, ये वाला, तो ये उससे 90 के एंगल पे, ये उससे बोलते हैं प्रीपेंडिकुलर। प्रीपेंडिकुलर मीन होता है 90 के एंगल पे, तो इसे हम बोलते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं। ये प्रेशर की डेफिनेशन हुई। अब हम इसके यूनिट्स देखते हैं, तो सबसे पहला यूनिट हमने देखना है 1 ATM। तो ये एक बंदे की शक्ल आपके सामने, ई टॉरिसेली, याद रहे कि ये आपने फिजिक्स चैप्टर 6 के अंदर भी पढ़ना है। ये वही बंदा है जिसने बैरोमीटर के बारे में बताया। बैरोमीटर मतलब मीटर करने वाला, बैरो हवा के प्रेशर को मीटर करने वाला एक आला, इसी ने उसके बारे में बताया था। और बैरोमीटर के बारे में आप इंशाल्लाह फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, लेकिन आज मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि 1 ATM एक यूनिट है, एटमॉस्फेरिक यूनिट है। इसे हम बोलते हैं 1 ATM मतलब 1 एटमॉस्फेरिक। मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, तो ये इसकी डेफिनेशन है कि प्रेशर ऑफ एयर एट सी लेवल। सी लेवल क्यों कहा भला, क्योंकि आपको पता है कि सी लेवल एक स्टैंडर्ड है, मतलब आप जितना बुलंदी पे जाएंगे वहां तो प्रेशर कम होता जाएगा। मरी में, माउंट एवरेस्ट पे जितना बुलंदी पे जाए ना, ऊपर हवा कम होती जाती है, प्रेशर कम होता जाता है। मतलब बुलंदी के ऊपर जो डेंसिटी है हवा की वो कम हो जाती है, हवा के पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। लिहाजा जितना नीचे आएंगे हवा की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है, उसका प्रेशर भी ज़्यादा है। जितना ऊपर चले जाएंगे, ऊपर हवा कम है तो वहाँ पे प्रेशर भी कम है, नीचे आ रहे हैं तो वो वहाँ पे हवा ज़्यादा है, इसलिए प्रेशर भी ज़्यादा है। हमने बात करनी है कौन सी, स्टैंडर्ड बात करनी है, हमने सी लेवल की बात करनी है। लिहाजा सी लेवल पे आप खड़े हैं, आपने क्या किया, एक एरिया ले लिया। आप एक एरिया ले लीजिए, उस एरिया के ऊपर आपने प्रेशर लगाना है। ये कितना प्रेशर लगाना है कि वो 1 ATM कहलाएगा। आए मैं आपको बताता हूं कि कितना प्रेशर लगाना है।
अच्छा, हमारे पास ये प्रेशर लगाने से पहले मैं एक स्टैंडर्ड थोड़ी सी बात बता देता हूँ बैरोमीटर की मदद से, जो बात की गई थी टॉरिसिली की मदद से। ये हमारे पास आपने एक बीकर ले लिया, इसमें आपने यहाँ तक मरकरी भर ली। बड़ी तवज्जो वाली बात है ये, वरना अक्सर समझ नहीं आती। इसके अंदर आपने मरकरी भर ली, हाफ मरकरी का भर लिया। अब आप क्या करें कि ये एक ट्यूब लें, ये ट्यूब है और ये सारी की सारी ट्यूब भी आप मरकरी से भर लें। मरकरी की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अगर आपने बात करनी है पानी की, मतलब अगर पानी में ले लूं तो उसके लिए मुझे ये ट्यूब कम से कम 13.6 टाइम लंबी ट्यूब लेनी पड़ेगी। लिहाजा उसके डेंसर होने की वजह से मरकरी को हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। लिहाजा उसमें एक रीज़नेबल मतलब एक्सपेंशन होती है, हमें मतलब एक रीज़नेबल एक्सपेंशन की वजह से वो ज़्यादा मुफीद है मरकरी, बजाय इसके कि मैं एक इतनी लंबी ट्यूब लूँ, 13 गुना ज़्यादा लंबी ट्यूब लूँ। तो थर्मामीटर के अंदर आम जगहों पे आपको पता है मरकरी ही इस्तेमाल की जाती है। मरकरी की इसके अलावा भी काफ़ी खूबियाँ हैं, ये मैंने आपको एक सादा सी खूबी बताई कि पानी की निस्बत हमने मरकरी क्यों इस्तेमाल की है। अगर पानी इस्तेमाल करते तो ज़्यादा एक्सपेंशन होती और इतनी ज़्यादा लंबी, करीबन 13 गुना, करीबन 13 गुना ज़्यादा उससे हमें लंबी ट्यूब लेनी पड़ती। अच्छा देखें, ये मेरे पास मैंने कहा था मरकरी का भरा है। अब ये ट्यूब भी है, ये भी मरकरी की भर लें, भर ली। अब इस ट्यूब को, लेकिन इस ट्यूब के अंदर से पहले हवा निकाल लें अच्छे तरीके से। इसे हवा निकाल ली, भरी हुई है। अब ये भरी है ट्यूब मरकरी की, इसे ऐसे लाएं और इस मरकरी के अंदर ऐसे अंदर थोड़ा सा इमर्स कर दें, डुबो दें। अब क्या होगा, ये बीकर के अंदर साइडों पे मरकरी बाहर निकलना शुरू कर देगी। मतलब आप एक बड़ा सा पानी का टब लें अगर, तो पानी का टब लेके एक पाइप लें, एक पाइप के अंदर भी पानी ले लें और उसको आप ऐसे अंदर इमर्स करें, तो वो जो पाइप वाला पानी ऊंचाई में है तो वो किधर आने की कोशिश करेगा, वो नीचे आने की कोशिश करेगा। जब वो नीचे आने की कोशिश करेगा ताकि नीचे वाला ऊपर इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से ये मरकरी जो इस ट्यूब के अंदर है, ये इसका लेवल ज़्यादा है, मतलब ये ऊंचाई पे है। तो जब आपने इसे थोड़ा सा इसके अंदर डिप किया, इसने नीचे आना शुरू कर दिया। अब यहाँ से मरकरी नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। अब क्या हुआ, नीचे आ रही है, इसने चलना बंद कर दिया, अब ये रुक गई है। तो क्या हुआ, अब मैं आपको बताता हूँ असल में अब ये इसलिए बाहर निकलना बंद हो गई है क्योंकि जो बाहर की तरफ वहाँ पे मरकरी है उसके ऊपर जो हवा का ज़ोर है वो बराबर हो गया है, और जो ये नीचे को ज़ोर लगा के बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी मरकरी, अब इस मरकरी का और उस मरकरी का आपस में ज़ोर बराबर है, इसलिए इसने बाहर निकलना बंद कर दिया। अभी इसके बाद मैं हल्का सा दोबारा बताऊँगा कि ये मैंने क्या किया, और मैं आपको बताना सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो जो मरकरी नीचे आ रही थी वो एक ख़ास हाइट के ऊपर आकर रुक गई। वो पता है हाइट कितनी थी, वो इतनी थी। ये जो मैंने इस साइड पे लिखा था 760 मिलीमीटर, हाँ इसे 760 मिलीमीटर को हम 76 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ये मरकरी का कॉलम है और कितने एरिया के ऊपर, 1 cm² के ऊपर। हाँ, टेम्परेचर कौन सा होना चाहिए, 0 डिग्री, और सी लेवल की बात हो रही है। तो इस प्रेशर का नाम क्या है, 1 atm। मतलब क्या, मरकरी का कॉलम कितना भला, 76 सेंटीमीटर। अब ये 76 ही क्यों है, इसकी वजह मैंने आपको बता दी कि बैरोमीटर लिया, सिंपल तरीन बैरोमीटर लें, टब लें, मरकरी लें, ट्यूब लें, मरकरी की भर लें, उसे लाके ऐसे डिप करें और उसको हम क्या करेंगे, इतने एरिया के अंदर जैसे इमर्स करेंगे वो मरकरी बाहर निकलना शुरू करेगी, लेकिन एक खास हाइट पे आके वो मरकरी बाहर निकलना बंद कर देगी। वो कितनी हाइट पे आके उसने बाहर निकलना बंद कर दिया, 76 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब अब प्रेशर बराबर हो गया है, वो बाहर वाली हवा का और इस मरकरी के बाहर आने का जो जोर था वो दोनों आपस में बराबर हो गए हैं, इसलिए इसने मूव करना बंद कर दिया। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो 76 सेंटीमीटर जो जोर लगा रही है, ये मरकरी का कॉलम जो जोर लगा रहा है, इससे हम क्या कहते हैं, इसे 1 atm कहते हैं। लिहाजा
अ सेकंड कॉमन प्रेशर इज द टॉर। ये उस टॉरिसेली के नाम की वजह से इसे टॉर का नाम दिया गया और इसे हम इसीलिए कहते हैं कि 1 मरकरी mm इन हाइट इज इक्वल टू 1 टॉर, मतलब 1 mmHg 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज इक्वल टू 1 टॉर के। तो लिहाजा मैं यूं भी कह सकता हूं कि ये जो मैंने 760 मिलीमीटर लिखा हुआ है इसका मतलब ये 760 टॉर है। 760 टॉर इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg मरकरी। ये बात अभी हम देखते हैं कि ये 1 ATM की डेफिनेशन थी। तो 1 ATM की डेफिनेशन के बाद हमने क्या पढ़ा टॉर के बारे में। तो नीचे मैंने लिख दिया कि 1 ATM इज इक्वल टू 760 टॉर। तो 760 टॉर किसके इक्वल है भला? 760 mmHg के। ये आपके लिए मैंने स्लाइड भी लगा दी है। इसके बाद अभी हम देखते हैं कि एक और भी यूनिट है, वो कौन सा यूनिट है प्रेशर का? पास्कल है और SI यूनिट है पास्कल। ये आपने MCQ के तौर पर याद रखना है। अच्छा, प्रेशर का जरा फार्मूला देखें, ये सामने फोर्स लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। तो इसके ऊपर न्यूटन आ गया, नीचे क्या? एरिया का यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो लिहाजा ऊपर न्यूटन नीचे मीटर स्क्वायर। तो ये बन गया न्यूटन और मीटर स्क्वायर ऊपर आके माइनस स्क्वायर हो जाएगा। तो लिहाजा न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो लिहाजा हमारे पास 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ये एक और यूनिट हो गया। अभी तक हमने 2 यूनिट पढ़े हैं, आपने याद रखने हैं। ATM वो क्या था कि 760 सेंटीमीटर कॉलम है किसका? मरकरी का। और वो एक एरिया के ऊपर जोर लगा रहा है। वो एरिया कितना लिया? 1 cm स्क्वायर। और हमने कहाँ पे ये बात की? सी लेवल पे बात की। और उस वक्त टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 0 डिग्री। और वो हमने जो कॉलम है वो 76 सेंटीमीटर क्यों लिया? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि सिंपल बैरोमीटर की मदद से जब हम मरकरी का वहां पे जोर लगाना शुरू करते हैं तो वो वहां पे आके रुक जाती है। लिहाजा इतने कॉलम पे आके रुक जाती है। उस कॉलम की हमने मेजरमेंट की तो वो कितना था? 760 मिलीमीटर था। तो ये हमने एक और यूनिट पढ़ लिया पास्कल। और इसके बाद अभी हम बात करते हैं कि 1 पास्कल किसके बराबर? अभी भी बताया न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के। तो न्यूटन किसके बराबर होता है? अगर उसकी मैं वैल्यू पुट करूं 1 kgms-2, अगर इसकी भी वैल्यू पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा? हमारे पास न्यूटन की वैल्यू पुट करने से 1 पास्कल बन गया है 1 kgm इनवर्स S-2। ये अब आपने एक यूनिट याद रखना है। अब 2 यूनिट मुकम्मल हो गए। ये वैल्यू नहीं भूलनी। मैं फिर बता दूं कि पास्कल बराबर है किसके? ये देखें, ये प्रेशर लिखा हुआ। तो प्रेशर बराबर किसके? न्यूटन ओवर क्या? मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन मीटर पर स्क्वायर हो गया। तो उस न्यूटन मीटर पर स्क्वायर के अंदर हमने न्यूटन की वैल्यू पुट कर दी। और ये मेरे सामने लिखी हुई है और आपके सामने ये न्यूटन की वैल्यू, आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये मेरे पास यूनिट्स बन गए हैं। आपने याद रखने हैं कि 1 पास्कल के यूनिट्स क्या होते हैं। इसके बाद हमने कंक्लूजन क्या निकाला? थोड़ी देर पहले कहा था कि 1 ATM बराबर होता है किसके? 760 टॉर के। और ये बराबर होता है किसके? 760 mmHg के। वो वही मरकरी का कॉलम था 760 मिलीमीटर। हमने उसे टॉर क्यों कहा? उस बंदे के नाम की वजह से। अब इसका हमने कह दिया 101325 पास्कल। अच्छा, ये वैल्यू कैसे आ जाती है ये भी आपने याद रखनी है। वो असल में जब मरकरी नीचे को आ रही थी वो उसकी हमने हाइट मालूम कर ली। अब आपको पता है कि आप ना फिज़िक्स के अंदर एक फार्मूला पढ़ेंगे तो हमारे पास वो जो फार्मूला ρ/g/h पढ़ेंगे तो वो हाइट और उसकी डेंसिटी ρ डेंसिटी और g ग्रेविटी, इन तीनों की वैल्यू पुट करने से मतलब हम मरकरी की क्या लेंगे? डेंसिटी लेंगे, g की वैल्यू लेंगे और वो हाइट लेंगे। और इन तीनों की वैल्यू जब हम SI यूनिट्स में पुट करेंगे तो उस वक्त जो वैल्यू आएगी वो आएगी 101325। ये हमारे पास इसे पास्कल कहा है। तो अगर मैं 3 हिंसों के बाद पॉइंट लगा दिया तो यहाँ पे देखें ये क्या बन गया? किलो पास्कल बन गया। अब आपने एक तीनों यूनिट को एक तरतीब से लिख के याद कर लेना है।
इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स आपके सामने लिख दिए हैं। इंजीनियर जो हैं वो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वो मिली बार का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। बार मीन ही हवा होता है, एटमॉस्फेयर होता है। मिली क्योंकि छोटा इस्तेमाल करते हैं इसलिए मिली बार कहा। अच्छा, ये सामने कुछ यूनिट्स लिखे हैं, ये आपने याद करने हैं। हमने थोड़ी देर पहले कहा कि ये देखें, ये पॉइंट लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर मैं लिखूं 101325 तो पास्कल लिखना था, लेकिन मैंने पहले हिंसे के बाद पॉइंट लगा के आगे क्या लिख दिया, 10 की पावर 5 लिख दिया। तो इसके अलावा 1 ATM को हम किलो में कन्वर्ट करना हो तो 3 हिंसे के बाद आप पॉइंट लगा दें। और अगर इसे mmHg में लिखना हो तो ये थोड़ी देर पहले बताया, मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि उसकी हाइट इतनी थी। और इसे हम टॉर भी कह सकते हैं उस बंदे के नाम की वजह से। और इसे हम बार में कन्वर्ट करना हो तो या मिली बार में कन्वर्ट करना हो तो ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। और उसके बाद सबसे एंड पे एक PSI यूनिट अभी बताया जो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं, पाउंड्स पर स्क्वायर इंच, इसकी वैल्यू भी आपने MCQ के तौर पर याद रखनी है। अब सबसे एंड पे एक बात लिखी हुई है कि जो मेट्रोलॉजिस्ट हैं वो मिली बार का यूनिट इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं ये आपने याद रखना है कि ये जो हवा के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, एटमॉस्फेयर के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करके हमें पहले बता देते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं, जनाब बारिश आने वाली है, मौसम खराब होने वाला है। इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें मेट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो ये कुछ यूनिट्स अभी हमने पढ़े। हमने सबसे पहले कहा कि ATM क्या होता है। अभी मैं उसके बारे में सादा सी एक तस्वीर बनाता हूँ, उस पर आपने गौर करना है। ये मेरे पास एक मैंने बीकर ले लिया। अब इस बीकर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ तक मरकरी ले ली है। अब ये मरकरी है मेरे पास। अच्छा देखें, अब ये जो मरकरी है मैंने क्या किया, एक ट्यूब ले ली है और उस ट्यूब के अंदर भी क्या करना है, मरकरी ले लेनी है। अब ये मेरे पास एक टब है या समझें एक बीकर है, ये मेरे पास एक बर्तन है, लेकिन इसके अंदर अब ये कौन है भला, अभी इसके अंदर मरकरी है। अच्छा देखें, मेरे पास ये जो ट्यूब है, ये ट्यूब जो है, इस ट्यूब के अंदर से मैंने हवा निकाल के इसके अंदर भी क्या भर ली भला, मरकरी भर ली है। अब हुआ क्या कि जब मैंने इस ट्यूब को ऐसे इसके अंदर उल्टा किया तो इस मरकरी ने नीचे आना शुरू कर दिया। अब इस मरकरी ने जब नीचे आना शुरू किया तो ये यहाँ तक आ गई। अब ये यहाँ पे आके रुक गई है। इसका मतलब अब ये जो इसका बाहर की तरफ ज़ोर लग रहा है ये वाला, तो या इधर को जो ज़ोर लग रहा है ये वाला, अब इसका मतलब बाहर से जो हवा का प्रेशर है, प्रेशर ऑफ एटमॉस्फेयर, अब इसका मतलब ये जो मरकरी नीचे को आ रही है इसका ये वाला प्रेशर और सामने वाला प्रेशर आपस में क्या हो गए हैं, बराबर हो गए हैं। अब इसका मतलब ये कहूँ कि ये बाहर आने का प्रेशर और वो बराबर हैं, तो इसका मतलब जो मरकरी का प्रेशर है वही हवा का प्रेशर है। इसलिए हम हवा के प्रेशर को इसके साथ मेजर करते हैं कि ये जो मरकरी यहाँ पे आके रुकी है, ये कहाँ पे आके रुकी है भला, आपको बताया था 760 मिलीमीटर पे आके रुकी है। लिहाजा इसलिए हम डेफिनेशन करते हैं कि 1 ATM वो प्रेशर है जो 760 मिलीमीटर मरकरी का एक कॉलम है, वो सी लेवल पे आके हम क्या करते हैं, वो इतना कॉलम जितना जोर लगाएगा उस जोर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, PATM। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्यों, क्योंकि वो हवा के प्रेशर के बराबर हुआ, इसलिए उसने वहाँ पे आके बाहर निकलना बंद कर दिया। तो अभी हम दोबारा से आगे देखते हैं कुछ टॉपिक्स, वो क्या हैं, गैस लाज हैं। तो गैस लाज क्या होते हैं, जो वॉल्यूम का ताल्लुक बताते हैं, किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, प्रेशर के साथ, नंबर ऑफ मॉल्स के साथ। ये जो गैस लाज होते हैं ये हमें बताते हैं कि तमाम गैसेस जो हैं वो एक ही तरह का बिहेवियर करती हैं। मतलब अगर जितनी भी गैसेस ले लें, अगर उनके ऊपर मैं से जोर लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो यूं कहिए कि जितनी भी गैसेस हैं उनका बिहेवियर यूनिफॉर्म होता है, और इस यूनिफॉर्म बिहेवियर को जो डिस्क्राइब करे, जो नरेट करे, जो इसके बारे में वजाहत करे, उस लॉ को हम क्या कहते हैं, गैस लॉ कहते हैं। ये सिंपल ये बताते हैं कि अगर मेरे पास ये एक गैस का वॉल्यूम है और इसके ऊपर कंडीशन चेंज करने से, प्रिवेलिंग यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है, प्रिवेलिंग का मतलब होता है मुहैया की गई, मतलब मुहैया की गई टेम्परेचर है या प्रेशर है, ये कोई भी कंडीशन जो आप इसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे, अगर प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, अगर इसे नीचे से गर्म करेंगे तो भी वॉल्यूम में चेंज आएगा। इस तरीके से टेम्परेचर, प्रेशर वगैरह चेंज करने से जो वॉल्यूम में चेंज आता है,
इस रिलेशन को जो डिस्क्राइब करे उस लॉ को हम क्या कहते हैं, गैस लॉ कहते हैं। अभी हम देखते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ सबसे पहला हमारी बुक के मुताबिक गैस लॉ है, और ये जो रॉबर्ट बॉयल ने बताया था, ये हमारे पास ये लॉ बड़ा सादा लॉ आपने मैटर में भी पढ़ा कि जनाब ये मेरे पास गैस है, इस गैस के ऊपर मैं ये जोर लगाना शुरू किया, जोर लगा रहा हूँ, प्रेशर लगा रहा हूँ, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। बड़ी सिंपल सी बात है, गुब्बारा लें, बैलून लें और या सिलेंडर ले लें, उसके ऊपर ऐसे जोर लगाएं, जितना जोर लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। मतलब मैं यूं कह सकता हूं कि वॉल्यूम जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रेशर के। और अगर मैं प्रोपोर्शनल की अलामत को हटा दूं, इस सिंबल को हटा के इज इक्वल टू ये कांस्टेंट लगा दूं, ओवर पी लिख दूं, तो ये कौन है, के, और के कौन है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। इसके बारे में मैं अभी बताता हूं, लेकिन शर्त ये है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। मतलब वॉल्यूम इनवर्स है किसके, प्रेशर के। मतलब प्रेशर ज्यादा कर रहा हूं, प्रेशर ज्यादा कर रहा हूं, वॉल्यूम कम हो रहा है। दोनों इनवर्स हैं, दोनों उल्टा हैं। लेकिन यहां पे एक बात का ख्याल रहे कि ये नहीं कि ऊपर से प्रेशर लगाऊं और नीचे से गर्म कर दूं, ऐसा तो नहीं ना करना। अगर नीचे से गर्म करूंगा वो तो फैलना शुरू कर देगा। या ऐसा भी नहीं करना कि जनाब मैंने ऊपर से प्रेशर लगाया और अंदर थोड़ी सी गैस और फेंक दी, वो तो फिर वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि हमने कहा था हर एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, तो वो आपको पता है 22.414 डेसीमीटर क्यूब होता है। लिहाजा ये भी नहीं करना कि गैस और डाल दें। नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर को तंग नहीं करना। ये यहाँ पे मैंने साइड पे लिख दिया T एंड N आर कांस्टेंट, इन दोनों को कांस्टेंट रखना है। इस वक्त अगर हम दोनों को कांस्टेंट रखें और वॉल्यूम उस वक्त डिक्रीज होगा जिस वक्त हम इसके ऊपर प्रेशर ज्यादा करते जाएंगे। आए थोड़ी और वजाहत करता हूं। के क्या है भला, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहती है सारी जिंदगी। हाँ बदल सकती है, कब, जब टेम्परेचर चेंज किया जाए या फिर गैस और डाल दी जाए। वो कैसे, एक्सरसाइज के अंदर एक शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बताता चलूँगा कि वो कैसे। अभी हल्का सा सिर्फ तारुफ करवा देता हूँ कि कैसे। मिसाल लें, मैंने अभी भी कहा कि वॉल्यूम इनवर्स है किसके, प्रेशर के। और अगर मैं इस प्रोपोर्शनल की अलामत को हटा के ओवर पी लिख दूँ, तो आपको पता होना चाहिए कि अब ये पी को ऊपर ले जाएं तो पी वी इज इक्वल टू किसके बन गया, के। मतलब ये कि ये पी ऊपर जाने से इज इक्वल टू के क्या आ गया। क्या मतलब, अगर प्रेशर इंक्रीज करूंगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, लेकिन के क्या रहेगा, कांस्टेंट। मतलब एक तरफ एक वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो दूसरी क्या हो रही है, कम। अगर ये वाली वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो ये वाली वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन ये सामने वाली वैल्यू फिर क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब ये कांस्टेंट ही रहनी चाहिए, लेकिन हाँ अगर एक लम्हे के लिए आप प्रेशर को तंग ना करें और थोड़ी सी गैस और डाल दें तो वो वॉल्यूम तो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपके के की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। लिहाजा के गैस की मिकदार के ऊपर इंक्रीज हो जाता है। मतलब गैस की मिकदार इंक्रीज करें तो वो, लिहाजा के आपने अभी सिर्फ इतना याद रखना है कि के की वैल्यू कब चेंज होती है, जब गैस की मिकदार चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, नंबर ऑफ मोल चेंज करेंगे, या फिर टेम्परेचर चेंज करेंगे। मतलब उन दोनों को तो हमने कहा था तंग ही नहीं करना, तो लिहाजा के हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि ना तो नंबर ऑफ मोल्स को हमने तंग करना है, ना टेम्परेचर को तंग करना है। लेकिन हाँ एक बात का ख्याल रहे कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट वो हमेशा सेम रहेगी। मतलब पी वी इज इक्वल टू के है तो वो सारी जिंदगी के ही रहेगा। कब, जब टेम्परेचर सेम हो, नंबर ऑफ मॉल्स भी सेम हो। मतलब क्या, P1 V1 इज इक्वल टू किसके, P2 V2 के। इसको अभी साबित करते हैं। कैसे साबित करते हैं, आए एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करते हैं कि जनाब थोड़ी देर पहले आपका प्रेशर P1 था तो वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P2 कर दिया, वॉल्यूम V2 हो गया। तो उस वक्त P1 V1 इज इक्वल टू किसके, के और P2 V2 भी इज इक्वल टू किसके, के। तो के तो क्या रहता है, कांस्टेंट। लिहाजा P1 V1 इज इक्वल टू किसके, P2 V2 के। आए मैं साबित करता हूं कैसे। अभी भी मैंने कहा कि जब हमारे पास प्रेशर 2 था, वॉल्यूम 1 था, तो उस वक्त के की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो इसका मतलब जब प्रेशर मैंने डबल कर दिया, 4 कर दिया, वॉल्यूम कितना हो गया, हाफ हो गया, तो यहाँ पे 1/2 हो गया।
यहाँ पे 1/2 हुआ, यहाँ पे 4 कर दिया तो जवाब फिर भी कितना आएगा, इस 2 के साथ 4 को कट करें तो जवाब फिर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। हाँ, अगर आपकी आसानी के लिए मैं प्रेशर और इंक्रीज कर दूं, मतलब प्रेशर मैं 6 कर दूं, मतलब प्रेशर 6 करने का मतलब क्या है भला, 2 था फिर 4 फिर 6, मतलब मैंने 3 गुना प्रेशर बढ़ा दिया, तो 3 गुना वॉल्यूम क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अगर मैं प्रेशर कर दिया 6 और मेरे पास वॉल्यूम हो जाएगा 1/3, तो आंसर फिर भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। मतलब आप जितना मर्जी करते जाएं, प्रेशर ज्यादा करते जाएं, वॉल्यूम कम करते जाएं, तो लेकिन के हमेशा सारी जिंदगी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। शर्त है कि टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स को तंग नहीं करना। तो यहां पे फिर क्या होगा, अगर ये भी वैल्यू के इक्वल है और ये भी वैल्यू के इक्वल है, तो लिहाजा अगर दोनों ही के इक्वल हैं तो मतलब दोनों आपस में भी इक्वल हैं, मतलब P1 V1 इज इक्वल टू किसके, P2 V2 के। ये क्या था, ये बॉयल्स लॉ था, उसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन थी। इसके बाद इंशाल्लाह ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हल्की सी बात बताता चलूँ, एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 1, वो आपने हल करनी है। आपके सामने बड़ा सादा तरीन एक बात लिखी है, क्या लिखी है, कहता है जनाब इतना प्रेशर है, प्रेशर दिया है, प्रेशर डबल भी कर दिया, मतलब उसने प्रेशर में कुछ चेंज लाया, उसने प्रेशर P2 भी बता दिया, वॉल्यूम भी बताया, वॉल्यूम V1। कहता है जनाब दोबारा से नया वॉल्यूम क्या होगा, मतलब कहता है जनाब इतने प्रेशर पे इतना वॉल्यूम है, अगर मैं प्रेशर चेंज करूं तो वॉल्यूम कितना होगा। सिंपल सा एक फार्मूला आपको बताया, P1 V1 इज इक्वल टू किसके, P2 V2 के। तो यहां पे हमारे पास जरा देखें, P1 की वैल्यू भी दी हुई है, P2 की वैल्यू भी दी हुई है। ये P1 की वैल्यू, यहाँ P2 की वैल्यू, और यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू भी दी हुई है। तो यहाँ पे आप V2 फार्मूला अगर आप निकालना चाहें तो निकाल लेंगे। मतलब सादा सा फार्मूला है, मैटर की तरह आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। ये आपके लिए छोटी सी एक एक्टिविटी है और इसका आंसर सामने आ जाएगा। ये आज आपने बॉयल्स लॉ की एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन पढ़ी, कल इंशाल्लाह हम इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पेश करेंगे। और इसके साथ आपने अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।